आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। कल अपन ने ठोस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पिछली क्लास में। उसके अलावा अपन ने ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें दो प्रकार के ठोस होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। किसे कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस, कोई बता सकता है? जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे होती है, निश्चित। और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है? जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, ठीक है। और बेटा उदाहरण बताओ क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या क्या थे? NaCl और बताओ क्वार्ट्ज और हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल बताओ। रबड़, कांच और कांच क्वार्ट्ज, ठीक है, वही एग्जांपल थे, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं आज क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। कौन से ठोस पढ़ने वाले हैं? क्रिस्टलीय ठोस। अब बेटा कल आप लोगों को मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस जो है ना, वो आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो ठोस होता है उसको कहा जाता है बेटा आणविक ठोस। क्या कहा जाता है? आणविक ठोस कहा जाता है। और जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है आयनिक ठोस। क्या कहा जाता है इसे? आयनिक ठोस। और जो तीसरा ठोस होता है उसको कहा जाता है बेटा सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। क्या कहा जाता है इसे? सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। और जो चौथा होता है उसको कहा जाता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ठीक है। अगर इसको भी अपन वर्गीकृत करें आणविक ठोस तो ये भी तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा क्या होता है बोलो? दूसरा होता है बेटा ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है। अब इन चीजों के बारे में आज अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा बेटा? आणविक ठोस। अब इसमें दो चार पॉइंट आपको याद रखने पड़ते हैं बेटा। पॉइंट क्या याद रखना है? कल आप लोगों को मैंने एक शब्द बताया था अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब क्या होता है बेटा? अवयवी कण का मतलब होता है परमाणु, अणु या फिर आयन। जहां पर भी अपन अवयवी कण बोलेंगे तो आपको उसका मतलब क्या समझना है? या तो उस जगह परमाणु होंगे, या फिर उस जगह अणु होंगे, या फिर उस जगह आयन होंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु आपने ले लिया, हाइड्रोजन का एक अणु आपने ले लिया, या फिर Na+ ले लिया या Cl- ले लिया, तो वो कहलाएंगे आपके आयन, ठीक है। अब सबसे पहले इन ठोसों में ये देखा जाता है कि इनके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं। तो ज्यादातर ठोसों में तो नाम से पता चल जाता है कि जैसे ये आणविक ठोस है तो इसमें अवयवी कण जो है वो अणु होते हैं। कैसे? कौन होता है? अणु। तो क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहला पॉइंट कि इसमें अवयवी कण क्या होते हैं बेटा? अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने नाइट्रोजन लिखा तो ये नाइट्रोजन का परमाणु हुआ, और अगर मैंने इसको लिख दिया N2 तो ये नाइट्रोजन का क्या हो गया? अणु। तो आपको इस रूप में मिलेंगे, जैसे N2 मिल गया आपका, H2 मिल गया, ठीक है। तो ये अणु है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, इसमें अवयवी कण क्या होंगे आपके? अणु होंगे। दूसरा पॉइंट, अगर दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो ये चेक करना होता है कि इन अणुओं के बीच में कौन सा बल पाया जाता है या कौन सा बंध पाया जाता है। तो अगर मैं आणविक ठोसों की बात करूं तो बेटा इनके अणुओं के बीच में वान डेर वाल बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? वान डेर वाल। अब वान डेर वाल बल के बारे में आपको नॉलेज है क्या? वान डेर वाल बल किसे कहा जाता है? वान डेर वाल बल होते हैं बेटा जो आपकी अक्रिय गैसें होती है ना, जितनी भी गैसें होती है, ज्यादातर अक्रिय गैसों की अपन बात करते हैं, अक्रिय गैसों के मध्य लगने वाले बल को कहा जाता है वान डेर वाल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपनी वायु है, इसमें बहुत सारी गैसें मौजूद है, तो ये गैसें जिस बल से जुड़ी हुई है एक दूसरे से, उस बल को अपन क्या बोलते हैं? वान डेर वाल बल बोलते हैं। तो ये जो आणविक ठोस होते हैं उनमें कौन सा बल पाया जाता है? वान डेर वाल बल पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे?
इसमें अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है? वान डेर वाल बल पाया जाता है। अब ये वान डेर वाल बल बेटा दुर्बल बल होता है। दुर्बल का मतलब कमजोर बल होता है, बड़ी आसानी से आप उसको तोड़ सकते हो, बड़ी आसानी से आप अणुओं को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बल अगर कमजोर है तो बेटा मुझे बताओ इनके गलनांक उच्च होंगे कि निम्न होंगे? गलनांक का कल मतलब बताया था मैंने, किसी भी ठोस को किस में बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है उसको कहा जाता है गलनांक। जैसे मान लो आपको बर्फ को पानी में बदलना है, तो जो तापमान आप उसको दोगे उस तापमान को क्या कहा जाएगा? गलनांक कहा जाएगा। अब ये जो गलनांक होता है वो डिपेंड करता है कि उसके बीच में कौन सा बल है। अगर बल दुर्बल है तो गलनांक कम होते हैं, और अगर बल प्रबल है तो गलनांक क्या होते हैं? ज्यादा। तो इसमें कौन सा बल पाया जाता है? प्रबल पाया जाता है कि दुर्बल? दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है। अब दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाएगा तो इसके गलनांक निम्न होंगे कि उच्च होंगे? इनके गलनांक कैसे होंगे बेटा? निम्न होंगे। क्यों? क्योंकि बल कैसा है? कमजोर है, और अगर बल कमजोर है तो उसको अलग अलग करने के लिए आपको कम तापमान देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? इनके गलनांक निम्न होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? निम्न होते हैं, ठीक है। अब ये जो आणविक ठोस होते हैं ना बेटा, वो ज्यादातर कमरे के तापमान पर, इसके तापमान पर, कमरे के तापमान पर आपको या तो द्रव अवस्था में मिलते हैं या फिर गैस अवस्था में मिलते हैं। अगर है तो ठोस ही, अपन क्या पढ़ रहे हैं? ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन कमरे के तापमान पर आपको आणविक ठोस कभी भी ठोस अवस्था में नहीं मिलता। कौन सी अवस्था में मिलता है? या तो द्रव अवस्था में या फिर कौन सी अवस्था में मिलता है बेटा? गैस अवस्था में, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? कमरे के ताप पर ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन एक चीज होती है बेटा, आयोडीन। क्या होती है? आयोडीन। ये अपवाद है इसका। आयोडीन जो है ये कमरे के ताप पर हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन जो है वो आपको कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में मिलेगी? ठोस अवस्था में। बाकी की जो आणविक ठोस होते हैं वो या तो आपको द्रव अवस्था में मिलेंगे या फिर कौन सी अवस्था में मिलेंगे? गैस अवस्था। अब इसके बाद में ये देखा जाता है कि ये विद्युत के कुचालक होंगे कि सुचालक होंगे। मतलब क्या ये विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? तो बेटा विद्युत के कुचालक और सुचालक की बात करूं तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि आणविक ठोस जो होते हैं वो सारे के सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाएंगे। अब अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाएंगे तो क्या कहलाएंगे? कुचालक कहलाएंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। क्या है बेटा? ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। जबकि कौन सा ठोस है? आपका आणविक ठोस को सहसंयोजक ठोस है, लेकिन कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद में इसके उदाहरण देखे जाए, इसके उदाहरण देखे जाए आणविक ठोस के। तो उदाहरण क्या क्या होते हैं बेटा? इधर देखो, उदाहरण की बात करूं तो निम्न ताप पर, कौन से ताप पर? निम्न ताप पर। निम्न ताप पर आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके अलावा आपका बेटा CO2 है, ठीक है। इसके अलावा CO2 को इसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। इसके अलावा आपका बेटा आर्गन है, नियोन है। ये सारे के सारे क्या है बेटा? आपके आणविक ठोस में आते हैं। इन सबको अपन अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आणविक ठोस का मतलब समझ गए आप लोग? आणविक ठोस में अवयवी कण कौन होगा? अणु। आणविक ठोस में अवयवी कण कौन होते हैं? अणु होते हैं। आणविक ठोसों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है। इनके गलनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। कमरे के ताप पर ये कैसे पाए जाते हैं बेटा? आपके ठोस या फिर द्रव अवस्था में, द्रव या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन आयोडीन क्या है? कमरे के तापमान पर आपको कौन सी अवस्था में मिलेगा? ठोस अवस्था में मिलेगा।
निम्न ताप पर, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? आपके आणविक ठोस के एग्जाम्पल। बात आगे के समझ में, ठीक है। अब अपन आणविक ठोस में भी अध्रुवीय आणविक ठोस को पढ़ लेते हैं। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में ये सारे के सारे पूरे पॉइंट सेम टू सेम आएंगे। मतलब ये जो आणविक ठोस पढ़ाया है मैंने आपको, वो कौन सा पढ़ाया है बेटा? अध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा ठोस पढ़ाया आप लोगों ने? अध्रुवीय आणविक ठोस। इस ठोस में ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे। बात आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर का कौन सा है? ध्रुवीय आणविक ठोस। अब ध्रुवीय आणविक ठोस को पढ़ते हैं। सारी चीजें आप लोगों ने लिख रखी होगी उम्मीद है। तो दूसरे नंबर का कौन सा होता है बेटा? ध्रुवीय आणविक ठोस। देखो इसमें क्या होगा, इसमें कोई पहला पॉइंट देखना है आपको, इसमें अवयवी कण कौन होता है। अवयवी कण की बात करूं तो बताओ कौन होगा बेटा? बताओ कौन से अणु होंगे? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु किसे कहा जाता है? ध्रुवीय अणु कहा जाता है बेटा जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान, क्या आप लोगों ने फिजिक्स में पी वेक्टर का नाम सुना है? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते थे P बराबर Q इंटू 2a, याद है बच्चों को? तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा? शून्य नहीं होता। कि होता है? नहीं होता है। इनका कुछ ना कुछ पी वेक्टर जरूर होगा, ठीक है। तो पहला तो अवयवी कण हो गया। अब इनके बीच में देखते हैं कि कौन सा बल पाया जाता है। इनके बल की बात करूं तो इसमें दुर्बल वांडरवाल बल तो पाया ही जाता है आणविक ठोस में। इनके अलावा एक और बल पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है देखिए। एक तो कौन सा बल पाया जाएगा बेटा? वांडरवाल बल पाया जाएगा। उसके अलावा द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के बल है, एक तो आपका वांडरवाल बल है, एक है आपका द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। तो बेटा मुझे बताओ इनका गलनांक जो है वो उच्च होगा कि निम्न होगा? बेटा कमजोर बल है कि प्रबल बल नहीं? वांडरवाल बल कमजोर होता है, ठीक है। और द्विध्रुव आकर्षण बल ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये भी कमजोरी माना जाता है। तो इनके जो गलनांक होंगे, इनका जो गलनांक होगा बेटा वो किससे उच्च होगा? इससे पहले जो पढ़ाया था उससे तो ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें तो एक ही प्रकार का बल था। कौन सा? वांडरवाल बल। इसमें कितने प्रकार के बल है? दो प्रकार के। तो इसको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए और इसको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो बताओ क्या पहले वाले से ज्यादा ऊर्जा लगेगी? क्योंकि दो बल आगे। तो अपन क्या बोलेंगे? इनका गलनांक किससे उच्च होता है बेटा? किससे उच्च होता है? अध्रुवीय से क्या होता है बेटा? अध्रुवीय से उच्च होता है, अध्रुवीय से अधिक होता है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर गलनांक देखें तो होता तो निम्न ही, लेकिन किससे ज्यादा होगा? इस वाले से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल और पाया जाता है। बात आगे समझ में। अब गलनांक के बाद में अपन देखते हैं बेटा विद्युत चालकता, कि ये विद्युत के चालक होते हैं कि कुचालक होते हैं। तो मैंने आपको बात बता दी है पहले कि जितने भी आणविक ठोस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। तो ये क्या होगा बेटा? विद्युत का कुचालक होगा। उसके बाद में आप डायरेक्ट इसके उदाहरण देखो। तो इसके उदाहरण की बात करूं बेटा तो इसमें अपन लिखते हैं एक तो HCl, ठीक है, और एक लिखते हैं अपन कौन सा बेटा? S। अब इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य क्यों नहीं? अगर इसमें देखिए अपन बेटा तो आपको पता होगा ये HCl में H प्लस और क्या बनता है? Cl माइनस बनता है। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से किसकी तरफ होती है? प्लस की तरफ। तो माइनस से किसकी तरफ है? प्लस की तरफ। तो यहाँ पर पी वेक्टर का मान 0 है क्या? नहीं, यहाँ पर पी वेक्टर नॉट इक्वल टू कितना है बेटा? 0। इसी प्रकार अगर मैं SO2 में देखूं तो ये SO2 है, तो बताओ कौन प्लस बनेगा कौन माइनस? ऑक्सीजन बनता है माइनस, ये क्या बनता है बेटा? प्लस। ऐसे ये माइनस और ये क्या बनता है? प्लस। तो अगर एक पी वेक्टर तो इधर होगा माइनस से प्लस की तरफ, एक पी वेक्टर आपका इधर होगा। तो दो पी वेक्टर, तो ये दोनों पी वेक्टर जुड़ जाएंगे तो 0 होगा क्या? नहीं, ठीक है ना। अब जैसे पहले वाला जो एग्जांपल था ना, उसमें अगर मैं CO2 ले लूं, क्या ले लूं बेटा? जो अपन अध्रुवीय पढ़े थे,
उसमें CO2 मैंने बताया था आप लोगों को। अगर मैं CO2 का डाइपोल मोमेंट निकाल मतलब द्विध्रुव आघूर्ण निकाल तो कैसे निकलेगा? अगर CO2 की संरचना बनाई जाए तो कुछ इस प्रकार की होती है बेटा। अब कौन प्लस बनने वाला है? ये तो बनेगा माइनस, ये क्या बनेगा बेटा? प्लस। ये बनेगा माइनस, ये क्या बनेगा? प्लस। अब इसका डाइपोल अगर मैं निकालूं द्विध्रुव आघूर्ण तो माइनस से किसकी तरफ होगी दिशा? प्लस की तरफ। इधर भी माइनस से किसकी तरफ होगी? प्लस की तरफ। तो बेटा ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर दिया तो P वेक्टर का मान कितना आएगा? 0। तो इनको कहा जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस, और जिसमें 0 नहीं होता उनको क्या कहा जाता है? ध्रुवीय आणविक ठोस। इसके दोनों के एग्जांपल पता हो गया आप लोगों को, HCl और SO4, ये याद रखना। अब तीसरे नंबर का कौन है बताओ? हाइड्रोजन आवर्तित आणविक ठोस। इसको समझना भाई, टेस्ट में क्वेश्चन दिया था इसका मैंने, ठीक है? तो क्या होगा बेटा हाइड्रोजन आवर्तित आणविक ठोस में? हाइड्रोजन आवर्तित आणविक ठोस, देखो ये क्या होगा? अगर हाइड्रोजन आवर्तित आणविक ठोस की बात करूं तो इनमें अगर अपन अवयवी कण की बात करें तो कौन होगा बताओ? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें अवयवी कण कौन होगा, तो बेटा इसमें अवयवी कण ऐसे अणु होते हैं जिसमें 3 प्रकार के परमाणु पाए जाने चाहिए। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 3 ऐसे परमाणु हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब जानते हो क्या होता है? 11वीं क्लास में पढ़ा है विद्युत ऋणात्मकता का मतलब। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे कि मैंने लिखा H और F, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो बेटा ये जो बंध बना हुआ है ना, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार, दोनों परमाणु का अधिकार होता है। जब ये बंध बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, और डील होती है कि भैया जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो तू ले जाना, तुझे जरूरत पड़ेगी तो तुझे दे देना। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पर किसका अधिकार है? दोनों परमाणु का अधिकार है। लेकिन बेटा ये फ्लोरीन थोड़ा सा कैसा निकलता है? बेईमान निकलता है। बेईमान निकलता है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हुए थे, तो फ्लोरीन क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा खींच लेता है। क्या कर लेता है? हल्का सा खींच लेता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, थोड़े से खींच लिए, तो इस पर क्या आएगा बेटा? डेल्टा माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहा जाता है? जिसमें बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता हो, उसको कहा जाता है विद्युत ऋणात्मक। ठीक है? तो ये जो तीनों तत्व दिखाई दे रहे हैं ना आपको, वो सारे के सारे विद्युत 1 नंबर की बेईमान। सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? फ्लोरीन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन। अगर आपके ये 3 परमाणु किसी यौगिक के अंदर उपस्थित है तो बेटा वो कौन सा ठोस होगा? आणविक ठोस। कौन सा ठोस होगा? आणविक ठोस। अब सर इनमें ऐसी क्या खास बात होती है? इनके अंदर ये खास बात होती है बेटा कि ये हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। कौन सा बंध बनाने की क्षमता रखते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। अब सर ये हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है? इसके बारे में भी आपको नॉलेज नहीं होगा। हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है? देखो, जब हाइड्रोजन इन तीनों तत्वों में से किसी के बीच में आके फंस जाता है, जैसे कि एक फ्लोरीन इधर है और एक फ्लोरीन इधर है, और एक हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में आके फंस गया, तो कौन सा बंध बनेगा बेटा? यहाँ पर हाइड्रोजन बंध। बात आ गई समझ में? जैसे मान लो एक ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन इन दोनों तत्वों के बीच में फंस गया, ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पर कौन सा बंध बन जाएगा? हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला बेटा? किसमें अवयवी कण कैसे होते हैं? ऐसे अणु होते हैं, ऐसे अणु होते हैं जिनमें कौन कौन पाया जाता है बेटा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। अब ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कौन सी क्षमता रखते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता। हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। ये हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब अवयवी कण तो पता चल गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इनके बीच में कौन सा बल पाया जाएगा। तो नाम तो आपको पता है बेटा कौन सा बल पाया जाएगा? हाइड्रोजन आबंधित
अब ये हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है कि दुर्बल होता है? अगर मैं हाइड्रोजन बंध की बात करूं तो बेटा ये भी एक प्रकार का दुर्बल बंध है, और दुर्बल बंध है तो इनका गलनांक कम होगा कि अधिक होगा? इनका गलनांक कैसा होगा बेटा? निम्न होगा, कम होगा, क्योंकि दुर्बल अगर बंध है तो उसको तोड़ना बिल्कुल आसान है, उसको तोड़ने के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनका गलनांक बताओ, गलनांक बोलो क्या होगा? निम्न। क्लियर है? अब बताओ विद्युत चालकता, विद्युत चालकता के बारे में क्या बताया था? आणविक ठोस सारे के सारे कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक। तो ये होगा विद्युत का कुचालक। अब इसका उदाहरण लिखे, उदाहरण बताओ। जैसे बेटा आपने लिखा HF, क्लोरीन आ रहा है, तो ये किसका उदाहरण होगा? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जैसे मैंने लिख दिया बेटा H2O, मतलब बर्फ, पानी से ही बर्फ बनती है। H2O, क्या इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है? तो बेटा ये कौन सा ठोस होगा आपका? हाइड्रोजन आबंधित। इसके अलावा अगर मैंने लिख दिया बेटा CH3COOH, क्या इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनेगा? इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो ये कौन किसका एग्जांपल है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का एग्जांपल। तो ये आणविक ठोस क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में अपन दूसरा पढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? आयनिक ठोस। सारी चीजें आपने लिखवा रखी है, बस आप इसको समझते जाओ कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। आयनिक ठोस की अपन बात करते हैं। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में सबसे पहले वही बिंदु चेक किए जाएंगे कि इनमें अवयवी कण कौन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं बेटा, तो अवयवी कण की अगर मैं बात करूं तो इसमें नाम ही बता रहा है आपको कि कौन होगा अवयवी कण। आयन है, कौन कौन से आयन होंगे बेटा? धनायन तथा ऋणायन। धनायन तथा ऋणायन इसमें क्या होंगे बेटा? अवयवी कण। दूसरा अगर अपन इसमें देखें बेटा, और ये धनायन और ऋणायन मिलकर बेटा क्रिस्टल जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टल का। आपने NaCl का क्रिस्टल का नाम सुना है? उसमें आपका क्या होता है? Na+ होता है और Cl- होता है। इसका निर्माण करते हैं बेटा, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। बात आएगी क्या समझ में? ठीक है। अब दूसरा अपन देखेंगे बेटा कि इनके बीच में कौन सा बल पाया जाता है। तो बेटा धनायन और ऋणायन के बीच में कूलाम्ब बल पाया जाता है। कौन सा बल? कूलाम्ब बल। आपने पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर फिजिक्स में। F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला K(Q1Q2)/R²। ठीक है। तो कौन सा बल पाया जाता है इसमें? कूलाम्ब बल पाया जाता है। और बेटा ये जो कूलाम्ब बल होता है वो कैसा होता है? परबल होता है। कैसा होता है? परबल। तो मुझे बताओ, अगर इनको मुझे गलाना है, इन आयन को मुझे दूर दूर करना है, तो ज्यादा तापमान देना पड़ेगा कि कम तापमान देना पड़ेगा? बल अगर परबल है तो ज्यादा तापमान आपको देना पड़ेगा। तो बेटा इसमें बताओ इनके गलनांक उच्च होंगे कि निम्न होंगे? इनके गलनांक कैसे होते हैं बेटा? उच्च होते हैं। ठीक है। कई बार इसको अधिक उच्च भी बोला जाता है, तो कुछ ही पर्याप्त है। उसके बाद में विद्युत की कुचालकता देखते हैं। विद्युत की चालकता बताओ बेटा, ये विद्युत के चालक होंगे कि कुचालक? विद्युत धारा प्रवाहित करवाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हैं, या फिर आपके पास आयन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आयन का मतलब धनायन, या फिर क्या होना चाहिए? ऋणायन। इसके अंदर मौजूद है क्या धनायन और ऋणायन? तो ये बेटा विद्युत के चालक होंगे कि कुचालक होंगे? विद्युत के चालक होंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने कोई धनायन और ऋणायन ले लिया, तो इनके बीच में जब प्रबल आकर्षण बल होगा तो ये जुड़े रहते हैं, धनायन और ऋणायन। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। लेकिन जैसे ही इनको द्रव अवस्था में लेके आते हैं या फिर गलित अवस्था में लेके आते हैं, तो ये धनायन और ऋणायन एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अब अगर दूर दूर हो गए तो इनका बल टूट गया, बल खत्म हो गया, तो अब ये गति कर सकते हैं। और जब आयन गति करता है तब विद्युत धारा प्रवाहित कर पाता है। तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि शुद्ध अवस्था में या ठोस अवस्था में तो ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाते, लेकिन जब इनको कौन सी अवस्था में लेके आया जाता है? गलित अवस्था। कौन सी अवस्था में? गलित
को आते हैं तो इनके जो आयन होते हैं उनके बीच का बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और आयन गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो बताओ ठोस अवस्था में तो क्या होगा, बोलो। ठोस अवस्था में विद्युत के चालक होंगे कुचालक, कुचालक कैसे होंगे, कुचालक। और गलित अवस्था में बोलो, गलित अवस्था में होते हैं विद्युत के चालक। अब देखो ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसका जवाब दे दो। मैंने कहा बेटा कि कॉपर धातु जानते हो, कॉपर अपने तारघरों के अंदर जो वायर होते हैं कॉपर होती है। इसको चाहे आप ठोस अवस्था में लो, चाहे आप बेटा इसको गलित अवस्था में लो, यह हमेशा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब विद्युत को विद्युत द्वारा प्रवाहित करवाता है। लेकिन अगर आपने CuCl2 ले लिया, कॉपर क्लोराइड ले लिया, तो ये कहता है कि ये केवल आपका गलित अवस्था में ही विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाता है। बताओ क्या कारण है। अगर अकेले आपने कॉपर लिया है तो वो ठोस अवस्था में भी विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है और गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है। लेकिन अगर आपने कॉपर क्लोराइड लिया है तो ये केवल गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको, आपके तो शायद मैंने ये क्वेश्चन हटा दिया था, जो पहला बैच है उसके ये क्वेश्चन पूछा था। तुम्हारे तो NaCl की संरचना का क्वेश्चन चेंज कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन दिया था। तो बेटा इसका कारण ये है क्योंकि CuCl2 एक कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आयनिक जो ठोस होता है वो ठोस अवस्था में कैसा होता है, विद्युत का कुचालक, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करवाता। लेकिन गलित अवस्था में कैसा होता है, विद्युत का चालक। इसलिए CuCl2 हमेशा कौन से अवस्था में होगा, गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाहित करवाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये कैसा ठोस है, आयनिक ठोस। क्योंकि ठोस अवस्था में तो इसमें जो आपके आयन होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, तो गति नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही अपन गलित अवस्था में लेके आते हैं तो आयन के बीच का बल टूट जाता है और वो गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र। बात आगे समझ में। तो ये हो गया बेटा आपका आयनिक ठोस। इसके उदाहरण बताओ मुझे, उदाहरण बताओ बेटा। उदाहरण की बात करें तो क्या NaCl होगा क्या, क्या बेटा CsF होगा क्या, क्या बेटा CaF2 होगा क्या, क्या बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस होगा क्या। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, आयनिक ठोस के एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक ठोस के 3 उदाहरण बताइए, तो आपको कम से कम 3 उदाहरण याद रखने हैं। मैंने आपको 4 बता दिए, ठीक है, याद रख लोगे। अब ये हो गया आपका आयनिक ठोस की संरचना। देखो बेटा, सोडियम क्लोराइड आप लोग जानते हो, सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आयन होते हैं बेटा बताओ। एक तो होता है Na+ आयन और एक क्या होता है, Cl- आयन। तो आप लोग बेटा घनीय संरचना होती है NaCl, ऐसी संरचना होती है, घनीय संरचना होती है। घन के बारे में जानते हैं क्या आप लोग, घन में क्या क्या उपस्थित होता है, घन में कितने कोने पाए जाते हैं, 8 कोने। घन के कितने कोने होते हैं, 8 कोने। कितने फलक होते हैं, जैसे ये कमरा है, इस रूम को अपन घन मान सकते हैं, तो इसके कितने कोने हैं, 8 कोने। 4 ऊपर है, 4 किधर बेटा, नीचे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कितने फलक है, फलक का मतलब कितनी दीवारें, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो फलक कितने होंगे, 6। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने किनारे, किनारे का मतलब ये, तो कितने किनारे बताओ, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, बाकी के 4 किनारा 9 10 11 और 12, तो कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे। घन में एक केंद्र भी पाया जाता है क्या, बताओ कहाँ है केंद्र, घन के बीच में क्या होता है आपका, केंद्र होता है। तो अगर मैं Na+ की बात करूं तो बेटा Na+ जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, बोलो। किनारों के केंद्र पर, और कहां पर पाया जाता है, बोलो, प्लस घन के केंद्र पर। बताओ Cl- आयन कहां होता है, कोनों पर प्लस होता
केंद्र पर। अब एक अपन बना लेते हैं घन। क्या बना लेते हैं? घन। अब अगर अपन घन बनाए बेटा, तो घन बनाना सबको आता है क्या? बताओ बच्चों, क्या इसी प्रकार से बनता है घन? तो सबसे पहले अपन क्या रखेंगे बेटा? Na+ रखें कि Cl- रखें? Na+। Na+ को मैं दिखाऊंगा बेटा किससे? डॉट से। और Cl- को मैं दिखाऊंगा बेटा किससे? सर्कल से। तो पहले मुझे रखना है Na+। तो ये कहां पर होंगे? किनारों के केंद्र पर। बताओ किनारे कहां कहां है? ऊपर 4 किनारे सबको दिखाई दे रहे हैं क्या? एक तो ये वाला किनारा हो गया, तो इसका केंद्र यहां होगा। एक ये वाला किनारा है, तो इसका केंद्र यहां होगा। एक ये वाला किनारा, इसका केंद्र यहां होगा। एक ये वाला किनारा, इसका केंद्र यहां होगा। 4 किनारे हो गए। 4 किनारे किधर होंगे? नीचे। कौन से होंगे बताओ? एक ये वाला किनारा, एक ये वाला किनारा, एक ये वाला किनारा और एक ये वाला किनारा। बेटा किनारे तो 12 होते हैं ना, तो कौन कौन से किनारे बच गए बोलो? 4 किनारे और बचे हुए। एक तो ये वाला बचा हुआ है, एक किनारा, 2 किनारा। और कौन से बचे हुए बेटा? इधर वाले बचे हुए, एक किनारा और 2 किनारा। तो ये क्या रखा है आपने? ये आपने Na+ रखे। क्या रखे बेटा? Na+। अब आपको रखने हैं Cl-। Cl- कहां पे रखा जाएगा बोलो? कोनों पर। और कहां पर? फलक के केंद्र पर। तो पहले कोनों पर रखो। अच्छा, घन के केंद्र पर तो रखा ही नहीं अपन। तो एक आएगा बेटा घन के केंद्र पर। घन का केंद्र कहां होगा? बीच में कहीं पर होगा घन का केंद्र। ये रखो। अब अपन को रखने हैं Cl-, उनको सर्कल से डिनोट करें। तो पहले कोनों पर रखो। कितने कोने? 8। तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना और 8 कोना। बताओ कहां पर होंगे? फलक के केंद्र पर। फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। पहले ऊपर वाले नीचे वाले पे रखूं। ऊपर वाला कहां है बेटा? इसका केंद्र ये होगा। ऐसे ही नीचे वाले का केंद्र कहां होगा बेटा? अब इस वाले पे और इस वाले पे रखूं, तो इसका कहां होगा? यहां पर। और इसका कहां होगा बेटा? यहां पर। कौन सा बचा? ये वाला और ये वाला बचा। तो पहले इस वाले पर रख रहा हूं, तो पीछे वाला होगा। पीछे वाला किधर है? उधर की साइड है। तो यहां पर रख दिया। और आगे वाला कहां है? इधर की साइड है। तो आगे वाले को मैंने कहां पर रख दिया? यहां पर रख दिया। तो ये होती है NaCl की संरचना। बात आगे क्या समझ? इस प्रकार से आपके NaCl की संरचना का निर्माण होता है। और ये कैसी संरचना होती है? घनीय संरचना होती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी आप संरचना बना पाओगे, वरना नहीं बना। ठीक है, आगे बात से बेटा सहसंयोजक या फिर नेटवर्क। तो तीसरे नंबर का जो ठोस होता है उसको कहा जाता है सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। बताओ इसमें अवयवी कण कौन होगा? इसमें बेटा अवयवी कण आपके अधातु के परमाणु होते हैं। अधातु के परमाणु का मतलब क्या होता है? जो धातु नहीं होते। धातु कौन नहीं होता? क्या कार्बन धातु होता है क्या? क्या हाइड्रोजन धातु होता है क्या? क्या ऑक्सीजन धातु होता है क्या? तो ऐसे परमाणु जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित हो, मतलब इसमें अवयवी कण कौन होगा बेटा? अधातु के परमाणु। किसके परमाणु? अधातु के परमाणु। जैसे कौन कौन बताया मैंने? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। ऐसे परमाणु जिनके अंदर ये मौजूद हो, वो किसके अवयवी कण होंगे? सहसंयोजक ठोस के अवयवी कण होंगे। ठीक है। अब बेटा ये जो कार्बन है, ये कार्बन बेटा जाल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जाल का। जैसे आप लोगों ने हीरे की संरचना पढ़ी होगी बेटा, कुछ इस प्रकार से हीरे की संरचना आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। इस प्रकार से हीरे की संरचना होती है, जाल सा बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जाल सा बन जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हीरे की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जाल बन जाता है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं बेटा? नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है? जाल का निर्माण होता है। और इनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो कौन सा बंध होता है बेटा? सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक। तो अपन क्या बोल सकते हैं
किसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंध बनके एक जाल का निर्माण होता है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्वेश्चन बेटा सहसंयोजक ठोस से नहीं पूछा जाता, हमेशा क्या वर्ड देगा आपको, नेटवर्क ठोस देगा। तो समझ में आना चाहिए कि इनको नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें किसका निर्माण होता है, जाल का निर्माण। बात आई समझ में। अब इसके बाद में कौन सा पॉइंट देखते हैं बेटा, इसमें कौन सा बलिया बंध होगा, इसके अंदर कौन सा बंध होगा बेटा, नाम से पता चल रहा है कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और बेटा ये जो सहसंयोजक बंध है ये बहुत मजबूत होता है, बहुत क्या होता है, प्रबल। अगर ये बहुत प्रबल है तो इनके गलनांक और पतनांक कैसे होंगे बेटा, इनका जो गलनांक होता है वो उच्च ही नहीं होता बेटा, कैसा होता है, अति उच्च होता है। कैसा होता है, अति उच्च। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का नाम सुना है सब लोगों ने, हीरे का भी नाम सुना होगा। अगर मैं ग्रेफाइट का आपसे क्या पूछूं बेटा, गलनांक पूछूं, तो ग्रेफाइट का गलनांक होता है कितना, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसका पूछूं बेटा तो इसका 4027 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4021 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे कुछ होता है, ठीक है। मैक्सिमम कई बुकों में ये लिखा हुआ है, तो ये बता रहा हूं। तो बेटा मैंने क्या कहा, ग्रेफाइट का गलनांक आप देखिए कितना है, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी उबलना शुरू कर देता है, और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बेटा आपका जो लोहा होता है वो भी पिघल जाता है। लेकिन अगर आपको ग्रेफाइट को पिघलाना है तो कितना तापमान की जरूरत पड़ेगी, 3600। और हीरे में तो कितना चाहिए, 4027 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। तो ये उच्च नहीं है बेटा, ये बहुत ज्यादा उच्च, इतना तापमान देना बहुत कठिन कार्य है। तो इनके गलनांक कैसे होते हैं, अति उच्च। अब अपन बात करते हैं विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता की, अगर विद्युत चालकता की बात करूं बेटा, तो इसमें अगर अपन देखें तो अगर हीरे की बात करूं तो हीरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, विद्युत का वो चालक होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, इसकी बात करूं ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में परतों के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट जो है वो परत के रूप में पाया जाता है। एक ग्रेफाइट की परत, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इन परतों के बीच में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हीरे में तो एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4। अब चारों अगर इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए तो क्या कोई मुक्त रह गया इलेक्ट्रॉन, नहीं रहा। लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, कितने से, 3 से। तो एक तो मुक्त रहेगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके बीच में रहेगा बेटा, परतों के बीच में रहेगा। इस वजह से ये क्या होता है बेटा, विद्युत का सुचालक होता है। और विद्युत का सुचालक होने के कारण ये चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना, क्योंकि परतों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो चिकना होगा। इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। इस वजह से इसका उपयोग बेटा स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक का मतलब जानते हो क्या, अपन मशीनों में ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस जानते हो, वो क्या करता है, ग्रीस मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको घिसने, मतलब घिसने से बचाता है, ताकि मशीन के पार्ट्स जल्दी खराब ना हो। इसी प्रकार ये भी क्या होता है, ग्रेफाइट आपका चिकना होता है, तो ये ग्रीस की तरह काम करता है। तो इनको किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको बता चुका हूं बेटा, हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अलावा होगा बेटा आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसका एग्जाम्पल होगा। बात आ रही है कैसे, तो ये हो गया आपका कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस। सारे पॉइंट याद है सब बच्चों को, आसान पॉइंट है, केवल आपको एक बार देखना है, सारी चीजें याद करो, ठीक है। अब लास्ट कौन सा बचा है आपका, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस की अगर अपन बात करें तो बेटा चौथे नंबर का आपका ठोस है, और इसको अपन बोलते हैं धात्विक ठोस।
तो पहले वही देखेंगे अपन, इसमें अवयवी कण कौन होता है, बताओ अवयवी कण कौन होगा बेटा, नाम ही बता रहा है, धातु के परमाणु होंगे। किसके परमाणु होंगे, धातु के परमाणु होते हैं। अब आपको पता होगा बेटा, जो धातु होती है उनका एक गुण होता है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जैसे मैंने एक मान लो कोई धात्विक ठोस बना ली, जैसे मैंने आयरन वाला बना लिया, ये मान लो कोई धात्विक ठोस, तो बेटा ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब एक आयरन को कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है बेटा, जनरली 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर क्या +2 आ जाएगा क्या, आप लोग जानते हैं जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर क्या आता है, धनावेश आता है। क्या आता है, धनावेश। तो एक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इनके खाली जगह में चले जाएंगे। इस प्रकार इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का समुद्र। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। और उन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन है बेटा, ये आपके धातु के धनावेश है। धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उपस्थित है। और इन धातु के परमाणु को क्या कहा जाता है बेटा, कर्नेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्नेल। कर्नेल का मतलब होता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपने आप को धनावेशित कर लेता है तो उसको कहा जाता है कर्नेल। और इसके चारों तरफ कौन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। और उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, कर्नेल बैठा। कौन है, कर्नेल। ठीक है, तो इनमें धातु के परमाणु होते हैं। समझ में आई ये बात। अब बेटा इसके बाद में कौन सा बंध देखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट है कि इसमें कौन सा बंध पाया जाता है या कौन सा बल पाया जाता है। तो बंध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, प्रबल धात्विक बंध। अब मुझे बताओ, अगर प्रबल धात्विक बंध है तो गलनांक कुछ होगा कि निम्न होगा, गलनांक कैसा होगा बेटा, कुछ। गलनांक कैसा होगा, कुछ। क्या सहसंयोजक ठोस से भी ज्यादा होगा क्या, सबसे ज्यादा गलनांक अगर मैं पूछूं सारे ठोसों में, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक, तीनों में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा तो किसका होगा बेटा, सहसंयोजक ठोस का। क्योंकि बेटा हीरे से ज्यादा गलनांक नहीं है किसी का। ठीक है, ये तो धातु है, इनका गलनांक कम होता है। ठीक है, तो इनका गलनांक कैसा होता है, कुछ। अब बात करता हूं बेटा विद्युत चालकता की। बताओ ये विद्युत के चालक होंगे कि कुचालक होंगे। बेटा जितनी भी धातुएं होती है वो सारी की सारी विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अपन घर के अंदर जो वायर यूज करते हैं वो कॉपर के होते हैं, तो वो विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। सबसे अच्छा विद्युत धारा कौन सा धातु प्रवाहित करवाता है बेटा, जिसका प्रतिरोध सबसे कम हो, तांबा कि चांदी, चांदी। कौन है, चांदी का तार सबसे बेस्ट होता है, उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है बेटा। लेकिन चांदी के तार अपन कहां से लगाएंगे, चोरी हो जाएगी तारों की, पता चला हम ही निकाल के लेके चलेंगे। ठीक है, तो विद्युत चालकता क्या होगी बेटा इनकी, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। उदाहरण बता दो इसके, उदाहरण तो सब लोग जानते होंगे बेटा। बेटा जितनी भी धातुएं, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, ये सारी की सारी क्या है बेटा, धातुएं हैं। और सारी की सारी धातुएं कौन सा ठोस होती है, धात्विक ठोस। ये आपका बेटा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। ठीक है।